Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Bilal Ahmad and welcome you all in this MDK practice test series number 2 and test first discussion. तो बेटा MCQs की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेटा टेस्ट तो आपने कर लिया लेकिन डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक MCQs में मैं बहुत से एरिया को टच करूँगा, सही। तो दैट्स वाई डिस्कशन पूरा देखना है, पूरा फ़ायदा हासिल करने के लिए। अच्छा बेटा, फर्स्ट MCQs था फंक्शन ऑफ मीज़ोसोम इन बैक्टीरिया इज़ आर डैश। अच्छा बेटा, मीज़ोसोम का फंक्शन क्या है? तो ऑप्शन में लिखा है फोटोसिंथेसिस, DNA रिप्लिकेशन, रिस्पायरेशन या डी आल। तो बेटा मीज़ोसोम को पहले हम समझे कि मीज़ोसोम है क्या। तो बेटा मीज़ोसोम को अगर हम देख ले तो बेटा ये मीज़ोसोम हमारे पास जो बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन में इन्विजुनेशन है उसको हम क्या कहते हैं? मीज़ोसोम कहते हैं। और याद रखना बेटा, मीज़ोसोम जब आ जाता है तो आपके जहन में बहुत से सवालात और भी आते हैं, तो उसका जवाब आपको दूंगा कि अक्सर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अगर देख लें तो प्रोकैरियोट में हमारे पास ऑर्गेनेली नहीं होते, यूकैरियोट में ऑर्गेनेली होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। तो जहन में आता है कि बाज़ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, एरोबिक बैक्टीरिया उसको हम कहते हैं। तो वहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन सरंजाम देता है? यही मीज़ोसोम, सही है। बाज़ ऐसे हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का काम कौन सरंजाम देता है? यही मीज़ोसोम सरंजाम देता है, सही। तो बेटा जितने भी मतलब फोटोसिंथेसिस हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, DNA रिप्लिकेशन हो गया, तो ये सारे ऑर्गेनेली जो कि वहाँ पे प्रोकैरियोट में नहीं है और यूकैरियोट में है, लेकिन यूकैरियोट में हर एक काम के लिए अलग अलग ऑर्गेनेली है। और यहाँ पे जो है जो ऑर्गेनेली नहीं है तो उसके फंक्शन कौन करता है? वो मीज़ोसोम करता है। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस, DNA रिप्लिकेशन, रिस्पायरेशन, ये तमाम जो है फंक्शन है मीज़ोसोम के इन बैक्टीरिया में। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑल। ओके बेटा, सेकंड MCQs है हमारे पास फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल सेल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। अच्छा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में फंक्शन क्या है? तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन हमारे पास एक लिंक रिएक्शन भी यहाँ पे होता है, सही। अच्छा, दूसरा जनरली अगर बात करें लिंक रिएक्शन भी होता है, क्रिप्स साइकिल भी यहाँ पे होता है, सही, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी यहाँ पे होता है, और फोटो रिस्पायरेशन भी यहाँ पे होता है, फोटो रिस्पायरेशन। तो ये चारों फंक्शन है किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। तो अगर आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो फिर ये चार है, सही है। लेकिन यहाँ पे कहा हुआ है किस में? एनिमल में। तो एनिमल में तो फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसकी? प्लांट की, और प्लांट में भी किसकी? C3 प्लांट की। तो दैट्स वाई एनिमल में ये तीनों जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दैट इज ऑप्शन डी। थर्ड MCQs है Which of the following stores surplus food in the form of starch? ओके बेटा, सिंपल MCQs है, तो इसमें अगर देखा जाए बेटा 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पे दूंगा। तो सरप्लस फूड, जो एक्स्ट्रा फूड होता है, तो अगर देखा जाए प्लांट, तो बेटा प्लांट जो है वो सरप्लस फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दूसरा ऐसा कौन है जो कि, तो बेटा ये है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी भी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च करते हैं। और अगर एनिमल आ जाए तो एनिमल जो है वो किस फॉर्म में करते हैं? तो सरप्लस जो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो ग्लाइकोजन की करते हैं, सही है बेटा। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे आपको चंद पॉइंट बताऊं बेटा। प्लांट भी स्टार्च के फॉर्म में सरप्लस फूड स्टोर करता है, ग्रीन एल्गी भी करता है, और आई थिंक बैक्टीरिया के बारे में भी एक जगह पर देखा था कि वो भी हमारे पास जो फूड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो बैक्टीरिया भी ये जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। अच्छा बेटा, अब अक्सर आ जाता है कि वाई ग्रीन एल्गी आर कंसिडर एज एंसेस्टर ऑफ प्लांट। कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ग्रीन एल्गी जो क्लोरोफाइटा है दे आर कंसिडर एज एंसेस्टर ऑफ प्लांट? तो बेटा चंद कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो कि ग्रीन एल्गी में अगर देखो और प्लांट में कॉमन है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ग्रीन एल्गी आर कंसिडर एज एंसेस्टर ऑफ प्लांट। अब वो कौन कौन से हैं? तो एक तो आपको पता लग गया कि दोनों में हमारे पास जो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
दूसरी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों में सेल वॉल बना होता है किससे, सेलुलोज से। तो दूसरा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरी जो दोनों में मेन कंपैरिजन जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि दोनों में हमारे पास जो क्लोरोफिल ए एंड बी है दोनों में हमारे पास मौजूद होता है। तो इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर कौन कौन से, दोनों फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, दोनों में प्लांट्स जो है सेल वॉल बना होता है, दोनों में सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से, और दोनों में हमारे पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होते हैं। तो इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर हम ये कहते हैं कि ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइटा आर कंसिडर एज एंसेस्टर ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दैट इज प्लांट एंड क्लोरोफाइटा। ओके बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के फंक्शन कौन कौन से हैं? तो अब ए ऑप्शन है हमारे पास ऑटोफेगी, बी ऑप्शन है ग्लाइकोजिनोसिस, और सी है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, डी है बोथ ए एंड सी। तो बेटा लाइसोसोम, लाइसोसोम इसके फंक्शन में हमारे पास आता है कौन सा बेटा, ये ऑटोफेगी। ऑटोफेगी इज वन ऑफ इट्स फंक्शन। ऑटोफेगी क्या होता है बेटा, ईटिंग इट्स ओन बॉडी पार्ट, जो हम कहते हैं ओन जो ऑर्गन होते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनेली, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और अदर जो काम छोड़ जाते हैं या जो है किसी डिसऑर्डर की वजह से जो है वो क्या ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको सेल से सफाई के लिए जो है वो हम क्या करते हैं बेटा, लाइसोसोम जो है उसको क्या कर देता है, उसकी डिग्रेडेशन कर देता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि लाइसोसोम इज कंसिडर एज व्हाट, सुसाइड बैग भी उसको हम कहते हैं, और दूसरा जो है स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी उसको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेली काम छोड़ जाते हैं उनका सफाया कौन करता है, लाइसोसोम। और बेटा ये जो अपने पार्ट्स का आता है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑटोफेगी कहते हैं। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, तो बेटा ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 ये फंक्शन इसका नहीं है, ये इसका माल फंक्शनिंग है। मतलब इसमें एक एंजाइम जो है एब्सेंट होता है, तो उस एंजाइम की कमी की वजह से जो बॉडी में डिसऑर्डर आती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 कहते हैं। तो बेटा ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 तो ये डिसऑर्डर है, सही। इसकी तरह एक और आएगा ग्लाइकोजेनेसिस, सही। एक और आएगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, सही। तो ये अगर आ जाए तो ये तो डिसऑर्डर है। ग्लाइकोजेनेसिस किसे कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। जब ग्लूकोज से हमारे पास ग्लाइकोजन बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस किसे कहते हैं बेटा, ये प्रोसेस अगर रिवर्स हो, ग्लाइकोजन अगर वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। एक और टर्म आएगा बेटा ग्लूकानियोजेनेसिस। ग्लूकानियोजेनेसिस क्या होता है, तो बेटा ये हमारे पास कन्वर्जन ऑफ अदर देन कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड व्हाट, ग्लूकानियोजेनेसिस। तो ये ग्लूकानियोजेनेसिस में हमारे पास अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, वो जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकानियोजेनेसिस कहते हैं। तो बेटा ये सारे एक जैसे टर्म्स हैं लेकिन मीनिंग इसके अलग अलग है। तो यहाँ पे ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 है, इट इज ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय डैश। अच्छा बेटा, जब बैक्टीरिया को अगर देखो तो बेटा बैक्टीरिया में आपने याद रखना है, इसमें कोई आपसे कहे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हाँ, तो बेटा इसमें हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 डिफरेंट तरीकों से होता है। एक जो है हमारे पास वो क्या है बेटा, कंजुगेशन। कंजुगेशन के जरिए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। दूसरा हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन उसके जरिए भी। और तीसरा है बेटा ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। तो ये 3 जो है हमारे पास टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, किस में, बैक्टीरिया में। और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, और वो क्या है, बाइनरी फिशन। तो बेटा बाइनरी फिशन जो है इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन बी। अच्छा बेटा 6th एमसीक्यूज है, विच अमीनो एसिड कंटेन मोर देन 1 कार्बोक्सिल ग्रुप।
वो कौन से अमाइनो एसिड है जिसमें एक से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो याद रखना बेटा, आपके पास दो ही, तमाम जितने भी अमाइनो एसिड है उसमें एक वक्त में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। सिर्फ दो ही ऐसे अमाइनो एसिड है जिसमें क्या है, एक से ज्यादा, मतलब दो कार्बोक्सिल ग्रुप है। नाम उसके क्या है? तो बेटा याद रखना, एक है ग्लूटामिक एसिड, एक हमारे पास है ग्लूटामिक एसिड, और या इसको हम ग्लूटामेट भी कहते हैं, ग्लूटामेट भी कहते हैं। और दूसरा है बेटा हमारे पास एस्पेरेटिक एसिड, एस्पेरेटिक एसिड। ये जिसमें भी एसिड एसिड लफ्ज आ जाए वो दोनों हमारे पास क्या है, इसमें डबल कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो ये एस्पेरेटिक एसिड, ये इसको हम एस्पेरेटेट कहते हैं, एस्पेरेटेट कहते हैं। तो ये दोनों आप यूज कर सकते हो, ये दोनों टर्म्स। अच्छा बेटा, तो इनके बारे में चंद बातें आपको बता दूं। पहला तो इसमें जो सी कार्बोक्सिल ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, डबल है, सही। दूसरे इसके बारे में याद रखना, ये इसको हम नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड भी कहते हैं। और चौथा इसमें याद रखना, इसको हम एसिडिक अमाइनो एसिड भी कहते हैं। तो ये तीनों लफ्ज आपने इन दोनों के बारे में याद रखनी है। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास लाइसिन है, अर्जिनिन है, स्टार्टिन। नो वन हैव मोर देन वन कार्बोक्सिल ग्रुप। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी एस्पेरेटिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड ऑप्शन नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास MCQ 7th। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन कैमल इज डैश। अच्छा बेटा, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन आ गया, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। तो अगर आ जाए बेटा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, तो यहाँ पे लफ्ज केमल आया है। तो केमल क्या है, ये मेमल में आता है। मेमल क्या है, वर्टिब्रेट में आता है। वर्टिब्रेट कौन सा, हायर वर्टिब्रेट है। तो यहाँ पे इससे मुराद है कि हायर, केमल से मुराद आपके बुक में जुमला है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन हायर वर्टिब्रेट। तो ये केमल जो है हमने यहाँ पे इसी वजह से थोड़ा सा चेंज किया आपका माइंड के केमल हमारे पास क्या है, ये हायर वर्टिब्रेट है। तो इट्स मीन के हायर वर्टिब्रेट की बात हो रही है। तो जब भी आ जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन हायर वर्टिब्रेट, तो हायर वर्टिब्रेट में हमारे पास कौन सा है, वो है कोलाजिन। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन हायर वर्टिब्रेट वो कौन सा है, कोलाजिन। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, कोलाजिन। अगर आ जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर, अगर आ जाए नेचर, तो फिर हमारे पास कौन सा होगा, नेचर में हमारे पास जो करेक्ट होगा तो वो बेटा हमारे पास है नेचर कौन सा होगा, वो रोबेस्को होगा, रोबेस्को। और रोबेस्को क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम है जो कि डार्क रिएक्शन में यूज होती है, सही है। अच्छा बेटा, अगर आ जाए मोस्ट अबंडेंट और लफ्ज आ जाए मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, लफ्ज आ गया, तो कार्बोहाइड्रेट अगर आ गया और इसके साथ था इन नेचर, तो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, वो आपने नाम याद रखना है सेलुलोज। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, डन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कोलाजिन आएगा। अच्छा बेटा, 8 MCQs है, दैट इज विच वन हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ऑप्शन है पल्मेटिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टीरिक एसिड, बोथ बी एंड सी। बेटा फैटी एसिड जब हम पढ़ लेते हैं तो फैटी एसिड हमारे पास मुख्तलिफ है, एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, पल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, एरेचिडिक एसिड वगैरह, इसी तरह बहुत सारे हैं। अब याद रखना, फैटी एसिड में हमारे पास एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल आपके बुक में है पल्मेटिक एसिड, सही है। और ये दूसरा भी याद रखना स्टीरिक एसिड भी है, सही है, ये बुक में नहीं है। अच्छा, दूसरा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसमें होगा तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा और इसकी एग्जांपल है ओलिक एसिड। ये हमारे पास ओलिक एसिड है। ओलिक एसिड में टोटल कितने कार्बन है, 18 कार्बन है। पल्मेटिक एसिड में कितने कार्बन है, यहाँ पे 16 कार्बन है। तो ये भी आपने थोड़ा सा याद रखना है, इसमें अक्सर MCQs आ जाते हैं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 9th। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओलिक एसिड। 9th है नंबर ऑफ फास्फेट फाउंड इन NADP। ओके बेटा, एक अक्सर इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बेटा
हमने वह उसी उन रीजन से MCQs बनाया है जहाँ पे आपका अक्सर जहन भी नहीं जाता कि यहाँ से भी आ सकता है। तो बेटा असल में क्या है कि ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडिकेट वगैरह हमने हर एक साइड को टच करना है, डायग्राम स्पेशली। तो ये MCQ स्पेशली डायग्राम से था। तो बेटा नंबर ऑफ फास्फेट फाउंड इन NADP, तो बेटा एक है हमारे पास NAD और एक है NADP। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क यही है कि इसमें 2 फास्फेट है और इसमें 3 फास्फेट है। डायग्राम को ज़रा आप अगर देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा खुद। इसमें 3 फास्फेट है और इसमें क्या है, दोनों में फ़र्क ये है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, C ऑप्शन आएगा, डेट इज 3। इसमें 3 फास्फेट है। अक्सर जहन में निकोटिनामाइड एडेनिन डाई से मुराद यहाँ पे डाई न्यूक्लियोटाइड है। सही है। अच्छा बेटा 10th MCQs है, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिफरेंट बिटवीन क्लोरोफिल A एंड B। क्लोरोफिल A और B के दरमियान डिफरेंट थोड़ा मैं आपको बता दूं। तो बेटा जब भी आ जाए क्लोरोफिल A और B के दरमियान डिफरेंट, तो मैं आपको जो है यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी आ जाए क्लोरोफिल A का फार्मूला C55 72O5 and 4Mg। क्या काम है ना, C55 H72O5 and 4Mg। क्लोरोफिल B का फार्मूला ये हमारे पास है यही C55 H70O6 and 4Mg। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं MCQs में, वो कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिफरेंस। तो नाइट्रोजन एटम यहाँ पे भी N4 है और यहाँ पे भी N4 है, दोनों जगहों पर हमारे, तो नो डिफरेंस, दोनों में सेम है। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज ऑप्शन डी, नन। लेकिन क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B के बहुत से डिफरेंस आपको बताऊं। एक बेटा यहाँ पे भी प्रोफायरिन, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारे पास मिथाइल होता है। सही। और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्या होता है, CHO कार्बोनाइल होता है। डन। अच्छा बेटा इसी तरह यहाँ पे अगर क्लोरोफिल A का फार्मूला भी बता दिया ये है। दूसरा तीसरा पॉइंट के प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इन ऑल प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में नहीं होता, बाकी तमाम ग्रीन प्लांट में होता है। और ये बेटा हायर प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल B। अच्छा बेटा ये तो प्लांट्स के हवाले से बता दिए। चौथा डिफरेंस आपने याद रखना है बेटा, रिएक्शन सेंटर में अगर हम देखें तो ये हमारे पास एंटेना कॉम्प्लेक्स लेट्स सपोज, और ये हमारे पास फोटो सिस्टम है, सॉरी ये क्या है, फोटो सिस्टम है। तो फोटो सिस्टम में ये एंटेना कॉम्प्लेक्स है और ये रिएक्शन सेंटर है। तो बेटा क्लोरोफिल A is present in reaction center while chlorophyll B is present in what antenna complex। ये हमारे पास एंटेना कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल B होता है। डन। तो these are the 4 differences among what chlorophyll A and B। ओके बेटा नेक्स्ट MCQs है, that is 10th हो गया बेटा, यहाँ पे नन। 11th फोटो सिस्टम 1 इज डैश। ओके बेटा फोटो सिस्टम क्या है, फोटो सिस्टम। तो बेटा जब भी आ जाए फोटो सिस्टम, अ क्लस्टर ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द थाइलाकाइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट, फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम को अगर आप देख लो तो इसमें हमारे पास 2 टाइप है, एक है फोटो सिस्टम 1, एक है फोटो सिस्टम 2। इनके दरमियान में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं। तो फोटो सिस्टम 1 को 1 क्यों कहते हैं, ये 1 जो नाम आया है इस वजह से नहीं कि ये पहले नंबर पे आता है, नहीं, बल्कि ये फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था, फर्स्ट डिस्कवरी की वजह से। और ये जो 2 नाम आता है सेकंड डिस्कवरी, इसके बाद ये डिस्कवर हुआ था, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 इज आल्सो कॉल्ड P700 क्योंकि ये जो लाइट एब्जॉर्ब करता है मोस्टली फ्रॉम वेवलेंथ ऑफ 700, और इसको हम P680b कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो मोस्टली लाइट एब्जॉर्ब करता है वो इस नैनोमीटर वाले लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा फोटो सिस्टम 1 जो है, दोनों हमारे पास अगर देखा जाए फोटो सिस्टम 1, ये हमारे पास लाइट रिएक्शन को अगर आप देख लो तो लाइट रिएक्शन में हमारे पास 2 किस्म का रिएक्शन होता है, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। तो बेटा ये जो फोटो सिस्टम 1 है ये हमारे पास साइक्लिक में भी यूज होता है और नॉन साइक्लिक में भी यूज होता है। सही। जबकि फोटो सिस्टम 2 इज ओनली यूज इन नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। नॉन साइक्लिक जो लाइट रिएक्शन होता है सिर्फ उसमें ये यूज होता है। दिस इज वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ओके बेटा नेक्स्ट है हमारे पास MCQs, दैट इज 12th
हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस इन प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो बेटा जब भी हम देखें ग्लाइकोलिसिस को, तो ग्लाइकोलिसिस हमारे पास इसके दो फेजेस हैं, एक को हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, दूसरे को ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। डन। तो बेटा प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, यहाँ पे एटीपी हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होते, यूज होते हैं कितने, 2 एटीपी। सही। अच्छा प्रिपरेटरी फेज में होता क्या है, सिंपल आपको कहूँ, यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज से क्या बनते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनते हैं, ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनते हैं, कितने बेटा, 2 यहाँ पे बन जाते हैं। तो दिस इज द शॉर्ट स्टेप फॉरवर्ड प्रिपरेटरी फेज, ग्लूकोज से 2 ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फास्फेट बन जाते हैं और 2 एटीपी भी यहाँ पे यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर ग्लाइसेरल्डिहाइड से 2 जो ग्लाइसेरल्डिहाइड होते हैं उनसे हमारे पास 2 पायरोइक एसिड बन जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास 4 एटीपी प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फेज में हमारे पास 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जबकि प्रिपरेटरी फेज में हमारे पास 2 एटीपी यूज्ड होते हैं। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, दैट इज नन। ओके, यहाँ पे प्रिपरेटरी फेज में हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता बल्कि यूज होता है। अच्छा 13th एमसीक्यूज है, फास्फोराइलेशन डू नॉट अकर ड्यूरिंग डैश प्रोसेस। अच्छा वो कौन सा प्रोसेस जिसमें फास्फोराइलेशन नहीं होता, तो बेटा जब भी आ जाए फास्फोराइलेशन, तो फास्फोराइलेशन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंपल आपको कहूँ उसको हम क्या कहेंगे, फास्फोराइलेशन। अब ये जो फास्फोराइलेशन है इसमें भी एक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें हमारे पास ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। दूसरा हमारे पास फोटोफास्फोराइलेशन होता है। सही है, तो वो कहाँ पे होता है, वो हमारे पास लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में होता है। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमारे पास फास्फोराइलेशन होता है, लेकिन कौन सा, फोटोफास्फोराइलेशन होता है। तीसरा हमारे पास फास्फोराइलेशन की एक टाइप है और उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। वो कहाँ पे होता है, तो वो 2 रीजन में होता है और वो कहाँ पे, एक ग्लाइकोलिसिस में और दूसरा जो है क्रिप्स साइकिल में। सही, तो अब यहाँ पे अगर देखें ग्लाइकोलिसिस में बिल्कुल फास्फोराइलेशन होता है। कौन सा फास्फोराइलेशन होता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्रिप्स साइकिल बिल्कुल ये भी सही है, फास्फोराइलेशन होता है। कौन सा होता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। थर्ड लिंक रिएक्शन, यहाँ पे कोई फास्फोराइलेशन नहीं होता, NADH प्रोड्यूस होते हैं, कोई ATP यहाँ पे नहीं बनता। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दैट इज लिंक रिएक्शन। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो हाँ वहां पे हमारे पास फास्फोराइलेशन होता है। कौन सा, ऑक्सीडेटिव लेवल फास्फोराइलेशन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज सी, वहां पे नहीं होता लिंक रिएक्शन में। ओके बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यूज 14, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इज डैश। ओके बेटा, एक है हमारे पास हेपेटाइटिस बी HBV, एक है बेटा हेपेटाइटिस A HAV और एक है हमारे पास हेपेटाइटिस C HCV वायरस। तो याद रखना जब भी आ जाए हेपेटाइटिस ए के लिए इंक्यूबेशन पीरियड जब से ये एंटर हो गया, एंटर होने के लम्हे से लेकर, वक्त से लेकर जब तक इसके आसार नुमाया ना हो जाए, साइन एंड सिम्टम जो है वो अपेयर ना हो जाए, तो उसके दौरान जो ड्यूरेशन है जब उसके साइन और सिम्टम अपेयर हो जाए, तो ये स्टार्ट से जब ये एंटर हुआ था हमारे बॉडी में अप टू द फॉर्मेशन ऑफ या अपेयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम जो दौरानिया है, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो अब ये इंक्यूबेशन पीरियड जो है हेपेटाइटिस ए का, ये है हमारे पास बेटा 2 to 6 वीक है। हेपेटाइटिस बी का जो है वो हमारे पास बेटा 4 to 20 वीक्स है और हेपेटाइटिस सी का जो है वो हमारे पास 2 to 26 वीक है। सही बेटा, तो एक तो ये, तो यहाँ पे पूछ रहे कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास 4 to 20 वीक्स होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन सी। अच्छा बेटा, इसी तरह एक और इंक्यूबेशन पीरियड जो आपके बुक में, और ये तकरीबन 2-3 बार ईटा में भी ये जो है आया है, तो इसको इग्नोर नहीं करना। अच्छा बेटा, इसी तरह जो है एक और जब आ जाए पोलियो के लिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो ये भी आपके बुक में गिवन है। तो बेटा इसमें एक है 3 to 35 डेज
और दूसरा बेटा अगर इसके साथ पोलियो आया है लेकिन एवरेज लिखा है तो फिर आपने लिखना है 7 to 14 डेज। सही है। एक और इंक्यूबेशन पीरियड भी आपके बुक में जिक्र है और वो है लीफ कर्ल डिजीज जो कि कॉटन प्लांट की है, और बेटा उसके लिए इंक्यूबेशन पीरियड आपने याद रखना है वो 2 to 3 वीक्स है। तो ये सारे इंक्यूबेशन पीरियड जो आपके बुक में जिक्र है वो आपको बता दिए वायरस चैप्टर से। अच्छा बेटा दूसरा अब एचबीवी और एचएवी। तो एचबीवी और एचएवी, अब यहाँ पे बेटा कोई आपसे कहे एचएवी जो है ये कौन सा वायरस है, डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है, तो आपने कहना है बेटा ये आरएनए वायरस है। एचसीवी कौन सा है, आरएनए वायरस है। ओनली एचबीवी हमारे पास डीएनए वायरस है। डन। तो एचबीवी इज डीएनए व्हाइल द रेस्ट टू आर व्हाट, आरएनए वायरस। ओके नेक्स्ट है एमसीक्यूज हमारे पास, दैट इज 15। विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट वायराइड। बेटा वायराइड, तो वायराइड क्या है, ये वायराइड असल में वायरस नहीं है बेटा। एक है हमारे पास वायरस, एक है प्रेयांस। सही है। तो वायरस कॉम्बिनेशन है किसका, प्रोटीन का प्लस जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड, चलो मैं लिख देता हूं डीएनए या आरएनए का। प्रेयांस सिर्फ प्रोटीन होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन। यहां पे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों है। सही है। इन्फेक्शन के लिए वायरस, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। अब प्रेयान जो है सिर्फ इन्फेक्शियस प्रोटीन है, और वायराइड जब आ जाए बेटा तो ये हमारे पास सिर्फ इन्फेक्शियस क्या है, आरएनए है, और ये भी क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। तो बेटा ओनली वायराइड जो हमारे पास है वो ओनली क्या है, आरएनए है। तो बेटा यहाँ पे है वह सिंगल आरएनए, बिल्कुल सही है। नॉन इन्वॉल्व, तो इन्वॉल्व का तो यहाँ पे ख्याल भी नहीं कर सकते हम। तीसरा है डबल स्ट्रैंड आरएनए, तो डबल स्ट्रैंड नहीं है, सिंगल स्ट्रैंड, तो ऑप्शन सी एक्सेप्शन है। और डी हैव नो प्रोटीन कोड, तो हाँ इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता। तो ये ए बी एंड डी जो है इससे रिलेटेड है, जबकि डबल स्ट्रैंड जो है हमारे पास आरएनए ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी करेक्ट होगा। ओके बेटा वायराइड जब आ जाए, कोई आपसे कहे कौन सा ऐसा वायराइड है जो कि हम में डिजीज काज करता है, तो बेटा एचडीवी एक है, एचबीवी, एचसीवी और एचडीवी। तो हेपेटाइटिस डी जो है वायराइड, यहाँ पे वी से मुराद वायराइड, तो है हम में जो वायराइड डिजीज काज करता है वो कौन सा है, हेपेटाइटिस डी है। सही है। कोई आपसे कहे कौन सा ऐसा वायराइड था जो कि सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, तो आपने कहना है पीएसटीवी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड। तो ये फर्स्ट डिस्कवर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड फर्स्ट, ये सबसे पहले डिस्कवर वायराइड है। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 16th एमसीक्यूज, विच वन इज नॉट द मेंबर ऑफ ग्रीन एलजी। इनमें से कौन सा जो है ग्रीन एलजी का मेंबर नहीं है। तो बेटा जब आ जाए ग्रीन एलजी, तो ग्रीन एलजी में इंटरेस्टिंग आपको बता दूं, एक तो आपको बता दिया इट इज कंसिडर एज एंसेस्टर ऑफ प्लांट ड्यू टू दीज 3 रिसेम्बलेंस, आपको फर्स्ट एमसीक्यूज में बता दिया। दूसरा इसमें बेटा यूनिसेल्युलर एग्जांपल भी है, तो वो क्या है, क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास है। तीसरा बेटा इसमें एग्जांपल कॉलोनियल की भी है, और वो क्या है, वोल्वॉक्स है। और चौथा बेटा इसमें एग्जांपल मल्टी सेल्यूलर की भी है, और मल्टी सेल्यूलर की एग्जांपल क्या है बेटा, स्पायरोगायरा। तो ये 3 एग्जांपल हैं। तो नास्टाक क्या है, नास्टाक सी ऑप्शन जो है ये क्या है, असल में ये सायानोबैक्टीरिया में आता है, दैट इज नॉट अ ग्रीन एल्गी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी। अच्छा 17th है बेटा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन डैश विद क्रिस्टल वायलेट डाई। अच्छा बेटा सिंपल आपको बता दूं बेटा, एक है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा है बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में आज आपको पूरा जो है डिटेल बताऊं। ग्राम पॉजिटिव को ग्राम पॉजिटिव क्यों कहते हैं बेटा, इस वजह से इसको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं कि इसको जब ग्राम, एक साइंटिस्ट था हंस ग्राम, उसने इस पर एक स्टेन अप्लाई किया, उसका नाम था क्रिस्टल वायलेट। सही है। और जब क्रिस्टल वायलेट इस पे अप्लाई किया और वॉश करने के बाद इसने रिटेन किया वो स्टेन, तो इसी वजह से इसको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। वॉश करने के बाद इसने रिटेन नहीं किया वो स्टेन, इस वजह से इसको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। डन। अच्छा बेटा फिर अब ग्राम पॉजिटिव जो स्टेन कलर होता है वो कौन सा होता है, तो आपने याद रखना है बेटा, ये हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव का कलर है ये जो क्रिस्टल वायलेट से होता है ये है ब्लू पर्पल, ये ब्लू पर्पल हो जाता है। और ग्राम नेगेटिव के लिए फिर हम दूसरा स्टेन, इससे जो है ये रिमूव हो जाता है, तो इसके लिए दूसरा स्टेन इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो कलर आ जाता है वो हमारे पास रेड
पर्पल आ जाता है। सही, तो ये आपने इसके आफ्टर स्टेनिंग इसके कलर आपने याद रखने हैं। दूसरा बेटा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का मेन आपको बता दूं बेटा। तो ग्राम पॉजिटिव में अगर देखा जाए बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो सेल वॉल होता है वो बेटा थिक होता है थोड़ा, और यहाँ पे जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा थिन होता है। अब कोई आपसे कहे थिक ये है, थिन ये है, इनमें से कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, तो बेटा कॉम्प्लेक्स ये है थिन लेकिन कॉम्प्लेक्स वन, ये सिंपल है। सही है। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल का एक और किस्सा आपको बता दूं बेटा। ग्राम पॉजिटिव जो सेल वॉल होता है मैंने कहा थिक और ये थिन, तो एक और लफ्ज आएगा मीजोसोम। मीजोसोम आपको बता चुका हूं पहले एमसीक्यूज में। अगर आ जाए ये किस में मौजूद है, दोनों में मौजूद है। यहाँ पे भी मीजोसोम मौजूद है, यहाँ पे भी मीजोसोम मौजूद है, लेकिन अक्सर आ जाता है मीजोसोम इज मोस्ट प्रोमिनेंट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट यहाँ पे होता है। मोस्ट प्रोमिनेंट हमारे पास जो होता है वो कहाँ पे, ग्राम नेगेटिव। एक और आ गया बेटा, एक और लफ्ज आ जाता है एंडोस्पोर, एक लफ्ज आएगा एंडोस्पोर। व्हाट आर एंडोस्पोर? एंडोस्पोर्स आर हाईली रेजिस्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म बाय बैक्टीरिया इन ऑर्डर टू टॉलरेट अ वेरी हार्श कंडीशन। तो उस एंडोस्पोर्स के लिए आपको बता दूं, अगर आ जाए कौन बनाता है यहाँ पे, तो बेटा एंडोस्पोर बनाने वाले दोनों है, ग्राम पॉजिटिव भी है ग्राम नेगेटिव भी है, लेकिन यहाँ पे आए कि मोस्ट कॉमन एंडोस्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया कौन से है, तो आपने लिखना है ग्राम पॉजिटिव। मोस्ट कॉमन लफ्ज आ गया है आपके बुक में, तो आपने लिखना है कि वो कौन है बेटा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसी तरह और भी फिर इसके एग्जांपल वगैरह है, वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। एक और भी एलपीएस, ग्राम यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में एलपीएस होता है, यहाँ पे नहीं होता। ओके, 18th MCQs है, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है, तो बेटा सिंपल ये भी इसमें हल हो गया। थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर नहीं बेटा। थिक ग्राम नेगेटिव के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है, हाँ ये सही है। मीजोसोम इज प्रोमिनेंट, बिल्कुल सही है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज कॉमन, नहीं। एंडोस्पोर फॉर्मेशन किस में कॉमन होता है, तो वो कॉमन होता है ग्राम पॉजिटिव में। और थर्ड, देयर सेल वॉल पार्ट एक्ट एज एंडोटॉक्सिन, हाँ तो एलपीएस एक्ट एज एंडोटॉक्सिन, तो ए बी एंड डी सही है, सी करेक्ट नहीं है। 19th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिजीज काजिंग प्रोटेस्ट। तो बेटा सिंपल, प्लाज्मोडियम बिल्कुल डिजीज काजिंग प्रोटेस्ट है। क्या काज करता है, मलेरिया काज करता है। ट्राइपेनोसोमा है, बिल्कुल बेटा क्या काज करता है, इंसोमिया काज करता है। स्लीपलेसनेस जो है वो हमारे पास। और थर्ड है ब्लांटिडियम कोलाई, हाँ ये भी प्रोटेस्ट है, और ये क्या काज करता है, तो बेटा स्लाटर हाउस में जितने भी लोग काम करते हैं तो ये पिग्स और रेड्स वगैरह उसके इंटेस्टाइन में रहता है, और स्लाटर हाउस में जितने भी काम करते हैं ये उसमें इन्फेक्शन काज करता है। तो बेटा ऑल ऑफ द फॉलोइंग जो है हमारे पास क्या है, प्रोटेस्ट है, और ये डिफरेंट डिजीज काज करते हैं एनिमल में, तो डी करेक्ट होगा, दैट इज ऑल। 20th MCQ है, जाइगोमाइकोटा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय डैश। तो बेटा फंजाई हमारे पास है, एक है एस्कोमाइकोटा, एक है जाइगोमाइकोटा, और एक है हमारे पास बेसिडियोमाइकोटा। तो बेटा अब एस्कोमाइकोटा हमारे पास याद रखना, ये सेक्चुअली, इसके लिए जो है तमाम में सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसके लिए जो सेक्चुअल स्पोर्स होते हैं वो एस्कोस्पोर्स होते हैं, इसमें जाइगोस्पोर्स होते हैं, और इसमें बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। और ये सारे जो मैंने नाम लिख लिए ये हर एक के लिए अलग अलग है, लेकिन तीनों क्या है, सेक्चुअल स्पोर्स है। डन। अच्छा बेटा अब एसेक्चुअल स्पोर, अब तो ये जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर तीनों सेक्चुअल हैं, तो इट्स मीन के यहाँ पे कोई एसेक्चुअल नहीं है। तो बेटा एसेक्चुअल आपको बताऊँ वो क्या है, कोनिडिया है। तो कोनिडिया आर द एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ व्हाट, एस्कोमाइकोटा में भी गिवन है फेडरल में, बेसिडियोमाइकोटा में भी गिवन है, सही। जाइगोमाइकोटा में भी गिवन है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, डी आएगा, दैट इज नन, नो वन इज सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर। 21st है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड मैक्सोमाइकोटा। तो बेटा वाटर मोल्ड, दूसरा है ब्रेड मोल्ड, और तीसरा है बेटा स्लाइम मोल्ड। तो बेटा तीनों में हमारे पास अगर देखा जाए तो सारे एक ही खानदान के लगते हैं। सारे खान क्या होंगे, पठान होंगे, नहीं बेटा। अब ज़रा इसका भी देख लेते हैं, सारे मोल्ड है, क्या है, इसको हम जो है फर्दर वाटर मोल्ड, यहाँ पे भी मोल्ड है, दूसरा है ब्रेड मोल्ड,
यहाँ पे भी मोल्ड है, और तीसरा है हमारे पास स्लाइम मोल्ड, यहाँ पे भी मोल्ड है। तो देख लेते हैं इसको, इसकी असलियत पहचानते हैं। वाटर मोल्ड ओमाइकोटा, तो ये तो ओमाइकोटा है। क्या है ओमाइकोटा? तो बता चुका हूं आपको, ओमाइकोटा हमारे पास फंगल लाइक प्रोटिस्ट में आता है, फंगल लाइक प्रोटिस्ट में आता है। डन। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ इट इज आल्सो कॉल्ड राइजोफस, राइजोफस स्टोलिनेफर, स्टोलिनेफर। और ये किस में आता है? ये हमारे पास आता है ये जाइगोमाइकोटा में आता है, जाइगोमाइकोटा में, अभी फंजाई है। स्लाइम मोल्ड अगर आ जाए तो बेटा सिंपली आपको बता दूं कि स्लाइम मोल्ड फंगल लाइक प्रोटिस्ट आर आल्सो कॉल्ड, जनरली इसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है स्लाइम मोल्ड। सही। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सोमाइकोटा में हमारे पास जो नेक्स्ट आता है स्लाइम मोल्ड, और स्लाइम मोल्ड हमारे पास जो है दे आर आल्सो कॉल्ड मैक्सोमाइकोटा, मैक्सोमाइकोटा। तो अगर आ जाए फंगल लाइक प्रोटिस्ट, फंगल लाइक प्रोटिस्ट, तो बेटा फंगल लाइक प्रोटिस्ट को हम जो दूसरा नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं? मैक्सोमाइकोटा, और दूसरा है हमारे पास क्या बेटा? स्लाइम मोल्ड एज वेल। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज, दैट इज 21st एमसीक्यूज है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड मैक्सोमाइकोटा। तो बेटा यहाँ पे ए है वाटर मोल्ड, बी है ब्रेड मोल्ड, सी है प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड, और डी है बोथ एंड सी। तो बेटा ये जो फंगल लाइक प्रोटिस्ट है, फंगल लाइक प्रोटिस्ट है, तो बेटा अगर हम देखें फंगल लाइक प्रोटिस्ट में तो इसमें 2 क्लासेस आ जाते हैं। एक को हम कहते हैं बेटा मैक्सोमाइकोटा, और दूसरों को हम कहते हैं ओमाइकोटा। सही। तो मैक्सोमाइकोटा इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड, तो इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। और ओमाइकोटा जो है हमारे पास, तो बेटा ओमाइकोटा इज आल्सो कॉल्ड वाटर मोल्ड। तो बेटा यहाँ पे भी मोल्ड आया, यहाँ पे भी, ये अलग है, ये अलग है। तीसरी जो है हमारे पास वो आया है ब्रेड मोल्ड। तो बेटा अगर आ जाए ब्रेड मोल्ड, तो ब्रेड मोल्ड ये क्या है? राइजोफस है, और राइजोफस स्टोलिनेफर है, और राइजोफस स्टोलिनेफर कॉमनली ये किस में आता है? जाइगोमाइकोटा में आता है। क्या है जाइगोमाइकोटा? जाइगोमाइकोटा इज अ फंजाई, ये फंजाई में अभी डिस्कस हमने इससे लास्ट एमसीक्यूज में कर लिया था। अच्छा 22nd है, डैश आर कंसिडर एज एंसेस्टर ऑफ एनिमल। तो एंसेस्टर ऑफ एनिमल कौन से हैं? तो बेटा जब भी प्रोटिस्ट को हम देखें तो प्रोटिस्ट हमारे पास जो है इनमें 3 क्लासेस आ जाते हैं। एक है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एक है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, और एक है फंगल लाइक प्रोटिस्ट। तो बेटा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर कंसिडर एज एंसेस्टर ऑफ एनिमल, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आर कंसिडर एज एंसेस्टर ऑफ प्लांट, फंगल लाइक प्रोटिस्ट आर कंसिडर एज एंसेस्टर ऑफ फंजाई। अच्छा यहाँ पे याद रखना, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर आल्सो कॉल्ड प्रोटोजोन्स, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आर आल्सो कॉल्ड एल्गी, फंगल लाइक प्रोटिस्ट आर आल्सो कॉल्ड स्लाइम मोल्ड। डन। तो ये नए टर्म्स भी आपने याद रखने हैं, दैट इज ऑप्शन। यहाँ पे आप कौन सा आएगा? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर आल्सो कॉल्ड प्रोटोजोन, तो प्रोटोजोन्स आर कंसिडर एज एंसेस्टर ऑफ एनिमल। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास 23rd एमसीक्यूज, दैट इज केमिकली वायरस आर मेड अप ऑफ डैश। तो वायरस को अगर देखा जाए तो आपसे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका था कि वायरस हमारे पास क्या है, इसमें प्रोटीन है और दूसरा न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। सही। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दैट इज न्यूक्लिक एसिड है ना, प्रोटीन। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट डाइनोफ्लेजिलेट। वेरी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज बेटा। डाइनोफ्लेजिलेट, डाइनोफ्लेजिलेट किस में आता है? तो डाइनोफ्लेजिलेट हमारे पास अभी आपको बता दिया प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आता है। कौन सा? एल्गी जिसको हम कहते हैं। तो बेटा डाइनोफ्लेजिलेट क्या है? तो इंटरेस्टिंग इसका सुन लो बेटा, ये हमारे पास यूनिसेलुलर है। क्या है? ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है। अच्छा ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिल होगा? हाँ बिल्कुल है। कौन सा क्लोरोफिल है? ए एंड सी है, क्लोरोफिल ए एंड सी। अच्छा डाइनोफ्लेजिलेट में हमारे पास क्लोरोफिल ए एंड सी भी मौजूद है। अच्छा एक और बात बताऊं, इसमें सिलवाल है? हाँ सिलवाल है।
बाद में होता है, बाद में नहीं होता, लेकिन अगर होगा तो किससे बना होगा? सेलुलोज से बना होगा। सही है। एक और इंटरेस्टिंग आपको बताऊं डायनोफ्लैजिलेट के, दे आल्सो फॉर्म रेप्टाइड्स। तो बेटा ये सारे जो है यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है डायनोफ्लैजिलेट के, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रेप्टाइड्स ये बनाते हैं कौन? डायनोफ्लैजिलेट। अच्छा, ये क्लोरोफिल ए एंड सी एक यहाँ पे मौजूद है, इसका एक और भी पार्टनर है जिसके पास भी क्लोरोफिल ए एंड सी है, नाम क्या है? तो बेटा डाई एटम्स में भी हमारे पास सेम क्लोरोफिल ए एंड सी एंड कैरोटीनाइड, कैरोटीनाइड ये दोनों, ये कैरोटीनाइड क्लोरोफिल ए एंड सी ये इसमें भी मौजूद होते हैं और डाई एटम्स में भी मौजूद होते हैं। क्या है डाई एटम्स? ये भी एलजी ग्रुप में आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा, दैट इज यूनिसेलुलर एंड ऑटोट्रॉफ। 25th MCQ है, which of the following has the ability to switch from autotrophic mode of nutrition to heterotroph? ऐसा भी एक है जो कि ऑटोट्रॉफ से हेटरोट्रॉफिक, हाँ बिल्कुल, कौन है? एलजी में है। एलजी में कौन है? यूग्लिनोजाइड्स है, यूग्लिनोजाइड्स, या इसको हम यूग्लिनोफाइटा भी कहते हैं। कौन है उसमें? नाम बताओ। यूग्लिना है, यूग्लिना है। यूग्लिना अगर लाइट में आ जाए तो ये ऑटोट्रॉफिक होगा, और लाइट अगर एक्सपोज हो तो ऑटोट्रॉफिक, नहीं हो तो फिर हेटरोट्रॉफिक नेचर हो जाता है। तो बेटा ये हमारे पास कौन आएगा? यूग्लिना आएगा। और यूग्लिना इज आल्सो यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट। क्यों? इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसको हम सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वाटर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज, दैट इज 26th। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली कंटेन बोथ डीएनए एंड राइबोसोम? कौन सा? 70s। तो बेटा डीएनए और प्लस 70s राइबोसोम कौन से ऐसे ऑर्गेनेली है? तो दो ही ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और दे आर आल्सो कॉल्ड सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। तो अगर आ जाए सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कौन से है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, डबल मेम्ब्रेन भी है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। और भी बताओ, इसमें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों डीएनए और 70s राइबोसोम भी है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी है, डबल मेम्ब्रेन भी है। और तीसरे एक बात आपको बताऊं बेटा, ये कंसिडर एज बैक्टीरिया। किसकी वजह से? 70s राइबोसोम और डीएनए की वजह से कंसिडर एज बैक्टीरिया एज वेल। पहले बैक्टीरिया थे, अभी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आकर एंडोसिम्बियासिस परफॉर्म कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे यूकैरियोटिक सेल के साथ। ओके बेटा, 27th MCQs हैं। 24 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन डैश। ओके बेटा, जब भी क्रोमोसोम की बात आ जाए तो क्रोमोसोम्स, तो बेटा क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम हो? तो हाँ, आपके बुक से एग्जांपल दूँ, वो कौन कौन सा है बेटा? पोटैटो और चिंपैंजी, इन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? सेम है। और वो कितने हैं? 48 है। अच्छा 48 है, लेकिन उसके साथ एक और भी और 24 पेयर, मतलब ये डिप्लाइड इन नेचर है। सही। तो हाँ, हमारे पास क्रोमोसोम नंबर सेम भी हो सकता है। तो अगर क्रोमोसोम सेम है, यहाँ पे पोटैटो, यहाँ पे चिंपैंजी, क्या मामला है? तो बेटा मामला ये है कि नंबर सेम है, नेचर सेम नहीं है। तो नेचर हमारे पास चेंज हो सकता है। अच्छा, फिर अगर आ जाए बेटा एक और भी क्रोमोसोम के हवाले से यूनिक एग्जांपल आपको दूँ। कोई आपसे कहे कि क्या ऐसा हो सकता है, लेट सपोज हमारा ह्यूमन है, तो ह्यूमन में हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो कितने हैं? 46 हैं। और यहाँ पे भी मेल में भी 46 है और फीमेल में। तो कोई आपसे कहे क्या ऐसा कोई एग्जांपल है कि मेल में हमारे पास इसके क्रोमोसोम अलग और फीमेल में अलग हो? तो हाँ बेटा, ऐसे भी बहुत से एग्जांपल है। एक आपको दूं, एंट। तो एंट के मेल में हमारे पास 1 क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में हमारे पास 2 क्रोमोसोम होते हैं। क्या नाम है उसका? मर्मिसिया पेलोसोला। डन। तो ऐसे भी हमारे पास आ जाते हैं कि क्रोमोसोम नंबर मेल और फीमेल में जुदा जुदा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? पोटैटो एंड चिंपैंजी। 28th MCQs है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट? तो बेटा चैनल जो है ये हमारे पास, इसमें जो प्रोटीन होते हैं उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन में। फिर चैनल्स जो हमारे पास है बेटा, इसमें आपने याद रखना है, चैनल जो है वो फिर हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें एक है गेट्स
और एक है पंप्स। तो बेटा जब आ जाए पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास गेट्स करते हैं, और एक अगर आ जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास कौन करते हैं, पंप्स करते हैं। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज सी, पैसिव सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप करते हैं, ऑप्शन सी। और बेटा फिर गेट्स में भी वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स और नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट। तो ये वोल्टेज रेगुलेटेड गेट दोनों जो है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं, सही। लेकिन ये वोल्टेज रेगुलेटेड गेट सम टाइम ओपन होते हैं और ये ईच एंड एवरी टाइम ओपन होते हैं। अच्छा नेक्स्ट है 29th, सेलेक्ट द करेक्ट मैच पेयर। करेक्ट मैच पेयर इनमें से कौन सा है। तो बेटा ए है हमारे पास ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके साथ लिखा है रोल इन लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो हाँ बेटा ये ऑप्शन अगर देखा जाए। दूसरा है RER और ये डिटॉक्सिफिकेशन इसके साथ लिखा है। और चौथा है बेटा, तीसरा है हमारे पास SER, तो इसके साथ लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेटा ये जो फंक्शन है ये इसका है और ये जो फंक्शन है इसका है, तो ये तो मिसमैच हो गए। हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास है लिपिड सिंथेसिस, मतलब कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जनरली, और प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, RER कर रहा है। तो इसीलिए ये हमारे पास करेक्टली मैच है। ये दोनों करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि ये दोनों फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, लेकिन ये फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और ये फंक्शन है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन ए। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास बेटा MCQs नंबर 30th। ओके तो MCQs नंबर 30th दैट इज डोंट। ओके 30th MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड। अच्छा बेटा इनमें से कौन से ऐसे है जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड है। तो 3 कार्बन कंटेनिंग जो मोनोसेकेराइड होते हैं उसको हम ट्राइओस कहते हैं, और ट्राइओस हमारे पास 2 है, अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है या कीटोन। तो अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको हम कहते हैं ग्लाइसेरल डिहाइड, और अगर कीटोन होगा तो उसको हम कहेंगे डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन। सही बेटा। तो इसमें ट्राइसेकेराइड ट्राइओस मोनोसेकेराइड नहीं है, ट्राई लिखा है लेकिन ट्राइसेकेराइड है, और ट्राइसेकेराइड असल में क्या है बेटा, ये ओलिगोसेकेराइड में आता है। और ओलिगोसेकेराइड कौन सा ओलिगोसेकेराइड है, वो ओलिगोसेकेराइड जिसमें 3 शुगर यूनिट होते हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि मोनोसेकेराइड। तो ये मोनोसेकेराइड नहीं है बल्कि ये ओलिगोसेकेराइड है। बी ट्राइग्लाइसिरोल वो तो लिपिड है, ट्राइपेप्टाइड वो प्रोटीन में आता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन डी, नन। अच्छा तो बेटा 31st है साइट फॉर हीमोग्लोबिन एस सिंथेसिस। तो बेटा हीमोग्लोबिन को अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन हमारे पास एक है हीमोग्लोबिन ए है और एक है हीमोग्लोबिन एस। तो बेटा हीमोग्लोबिन ए और एस में फ़र्क क्या है। तो बेटा इसमें भी हमारे पास जो अमाइनो एसिड होते हैं 574 होते हैं, और इसमें भी 574 होते हैं। यहाँ पे भी अल्फ़ा और बीटा चेन होता है, यहाँ पे भी अल्फ़ा और बीटा चेन होता है, लेकिन ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है सिकल सेल एनीमिया में। अब आपको बता दूँ फ़र्क कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर हम 1 2 3 4 5 6 नंबर अमाइनो एसिड जो बीटा चेन में है वो ग्लूटामिक एसिड आता है, और यहाँ पे 6 नंबर बीटा चेन में जो अमाइनो एसिड आता है वो कौन सा आता है, वो वेलिन आता है। तो यही इस एक अमाइनो एसिड की चेंज की वजह से ये जो है हमारे पास सिकल शेप इख्तियार कर लेता है, कौन, RBC, और यहाँ पे बाई कनकेव शेप होता है, इस सिर्फ एक अमाइनो एसिड की तब्दीली की वजह से। सही। और इसको हम क्या है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। सही है बेटा। तो अब हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस दोनों हीमोग्लोबिन है, और आपको यूनिक बताऊं कि कोई आपसे कहे हीमोग्लोबिन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, चाहे ए हो या एस हो, वो हमारे पास राइबोसोम में सिंथेसाइज होता है। लेकिन कौन से राइबोसोम में, हाँ ATS राइबोसोम में सिंथेसाइज होता है। क्यों, यूकैरियोटिक नेचर है। तीसरे एक बार बताऊं कौन सा राइबोसोम, राइबोसोम तो या तो अटैच होगा RER के साथ या फ्रीली डिस्पर्स होगा किस में, साइटोप्लाज्म में। सो हीमोग्लोबिन इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम या डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म राइबोसोम। तो यहाँ पे हमारे पास ए करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन फ्री राइबोसोम। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 30th। ऑन हाइड्रोलिसिस डैश गिव 1 शुगर यूनिट, मेनोज एंड ग्लूकोज। तो बेटा मेनोज क्या है, मेनोज एंड ग्लूकोज।
तो मिनोज और ग्लूकोज दोनों हमारे पास मोनोसेकेराइड हैं, सही। अच्छा बेटा, दूसरा अगर देखा जाए टेट्रोज एंड सिक्रोज, टेट्रोज एंड सक्रोज, और तीसरा हमारे पास है लेक्टोज एंड माल्टोज। तो बेटा लेक्टोज और माल्टोज तो डाइसेकेराइड है, तो ये तो दो शुगर देंगे, तो ये तो हट गया। टेट्रोज और सक्रोज जो हमारे पास ये मोनोसेकेराइड है, और ये भी मोनोसेकेराइड में आता है, ये भी मोनोसेकेराइड में आता है, ये भी मोनोसेकेराइड में आता है। तो अब आपके जहन में हाँ मोनोसेकेराइड एक ही देगा, नहीं बेटा, मोनोसेकेराइड की हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती, सही। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा डी, दैट इज नॉट नो वन शुगर। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अनहाइड्रोलाइसिस वन शुगर है, क्योंकि हमारे पास मोनोसेकेराइड सिंपलेस्ट है, इसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती। तो दैट्स व्हाई हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी करेक्ट होगा, दैट इज नन। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 30, ये 30 टू द 33rd। द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ए चेन ऑफ इंसुलिन आर रिस्पेक्टिवली। तो बेटा एक है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में एक अल्फा चेन है और एक है बीटा। अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड होते हैं, बीटा चेन में 146। इंसुलिन को अगर देखा जाए, इसमें टोटल 51 अमाइनो एसिड होते हैं, 51 में से ए चेन और बी चेन होता है। ए चेन में 21 जो है वो अमाइनो एसिड होते हैं और बी में 30 होते हैं। डन। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? व्हाट इज द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अल्फा चेन में क्या होंगे? 140 हो गए। आप जो है क्या करोगे, जब भी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड वो कहे और सिंगल चेन में वो कहे तो बस एक आप उससे कम कर दो, तो 140 पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे मौजूद होंगे। और दूसरा आपसे कह रहे कि ए चेन ऑफ इंसुलिन, तो ए चेन ऑफ इंसुलिन में इससे भी एक कम कर दो तो 20। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? दैट इज ऑप्शन सी, 140 एंड 20। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज 34। एंड स्टीराइड न्यूक्लियस हाउ मेनी हेक्सागन्स आर प्रेजेंट? स्टीराइड न्यूक्लियस, तो बेटा कोई भी आपसे कहे मुझे स्टीराइड का पता बता दो, अक्सर बच्चे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो स्टीराइड का पता आपको बता देता हूँ। ये स्ट्रक्चर आप जहाँ पे भी देखो इसको हम कहते हैं स्टीराइड न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर बेटा, सही, ये स्ट्रक्चर आप जहाँ पे भी देखो, जिस फार्मूले में आप ये स्ट्रक्चर देखो तो ये क्या होगा? स्टीराइड न्यूक्लियस होगा ये स्ट्रक्चर। और स्टीराइड न्यूक्लियस में 1 2 3 4 रिंग्स होते हैं, जिसमें से 3 हेक्सागन्स हैं, हेक्सागन्स है, और एक जो है वो पेंटागन है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या करें? स्टीराइड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा? सी आएगा, दैट इज अ 3 हेक्सागन। टोटल स्टीराइड न्यूक्लियस में कार्बन कितने होते हैं? तो 17 कार्बन होते हैं। 35 एमसीक्यूज है बेटा। लिपिड हैज मोर डैश एंड लेस डैश एज कंपेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो जब लिपिड आ जाए बेटा, तो लिपिड में याद रखना इट हैव मोर कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड लेस ऑक्सीजन एज कंपेयर टू व्हाट? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी, कार्बन एंड हाइड्रोजन मोर है और ऑक्सीजन लेस है। अच्छा 36 होगा एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ प्यूरिन्स? अच्छा बेटा, नाइट्रोजीनियस बेसिस को अगर देखा जाए जो कि हमारे पास है मौजूद किस में? न्यूक्लिक एसिड में। तो एक है प्यूरिन्स और एक है पायरामिडीन्स, पायरामिडीन्स। तो प्यूरिन के बारे में बताऊं, ये एडेनिन गुआनिन, और पायरामिडीन साइटोसिन थायमिन और यूरासिल। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो इसमें कौन सा आएगा? एडेनिन और गुआनिन। तो एडेनिन और गुआनिन कौन सा? ऑप्शन डी जो है हमारे पास, एडेनिन एंड गुआनिन दोनों में हमारे पास क्या है? प्यूरिन्स मौजूद है। 37 है द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर लिंक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ। ये 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है, ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, किसके साथ? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस स्ट्रैंड में हमारे पास फर्दर कौन सा बॉन्ड होता है? तो वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। 38 एमसीक्यूज है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमाइनो एसिड? तो बेटा अमाइनो एसिड भी आपने ये नाम याद रखने हैं, क्योंकि आपको पता लगे कि अमाइनो एसिड है कि नहीं। कोई आपसे कहे
ग्लूटामिक एसिड क्या है, अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन क्या है, अमाइनो एसिड है। तो चंद आप इतनी भी बाज ऐसे आ जाता है कि सिंपल सा एमसीक्यूज होता है लेकिन हमें याद ही नहीं रहते हैं अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड के ये नाम भी आपने फिंगर टिप पर याद रखने हैं, एलानिन, अर्जिनिन, एस्पेरेजिन, एस्पेरेटिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, वेलाइन। तो ये सारे आपने सेरेन, ये सारे आपने क्या करने हैं फिंगर टिप पर, ये 20 अमाइनो एसिड आपने याद रखने हैं। तो बेटा अब यहाँ पे जो मैंने नाम लिए एलानिन, अर्जिनिन, एस्पेरेजिन, एस्पेरिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, वेलाइन और ये सारे। तो बेटा अब ओलिक एसिड फैटी एसिड है, बी ग्लूटामिक एसिड, तो हाँ इसमें मैंने ले लिया वो अमाइनो एसिड है। सेट्रिक एसिड नहीं है बेटा अमाइनो, ब्यूटेरिक एसिड, इनमें से कोई भी अमाइनो एसिड नहीं है। बी ऑप्शन ग्लूटामिक एसिड इज वन ऑफ अमाइनो एसिड। 39th एमसीक्यूज है बेटा, IgG इज डैश। तो बेटा IgG क्या है, IgG एंटीबॉडी है, एंटीबॉडीज। अच्छा एंटीबॉडीज है, कहाँ से आता है, WBC से आता है। कौन से WBC से आता है, लिम्फोसाइट से आता है, वो प्रोड्यूस करता है। कौन सा लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, तो बेटा लिम्फोसाइट में फिर कौन सा, बी लिम्फोसाइट करता है। बी लिम्फोसाइट में कौन प्रोड्यूस करता है, जल्दी से नाम बताओ, तो बेटा प्लाज्मा बी सेल करता है। तो जब भी आ जाए एंटीबॉडीज आर सिक्रीटेड बाय, तो ये आपने याद रखना है मेनली प्लाज्मा बी सेल। अच्छा एंटीबॉडीज के बारे में अब क्या है ये, केमिकल नेचर, तो प्रोटीन इन नेचर है। अच्छा कौन सा प्रोटीन है, तो आपको बताओ डू बेटा, एक फाइब्रस है एक ग्लोबुलर, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो यहाँ पे IgG कौन सा आएगा ऑप्शन हमारे पास, दैट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन और सिक्रीटेड बाय प्लाज्मा बी सेल। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बोथ A एंड C। ओके बेटा नेक्स्ट है हमारे पास MCQs 40th, एडिनोसिन कंटेंट डैश। ओके बेटा जब भी हमारे पास ATP बनता है तो याद रखना उसमें हमारे पास पहले एडेनिन आ जाता है और एडेनिन के साथ हमारे पास राइबोज आ जाता है, लेट्स सपोज पेंटोस शुगर। सही है बेटा, राइबोज या पेंटोस शुगर आ जाता है। तो एडेनिन राइबोज शुगर इसको हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन कहते हैं। फिर एडिनोसिन के साथ हमारे पास जब एक फास्फेट, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP। फिर AMP के साथ दूसरा तो वो ADP और फिर तीसरा फास्फेट तो फिर ATP। तो एडिनोसिन असल में कॉम्बिनेशन है किसका, एडेनिन प्लस राइबोस का। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन C। ओके नेक्स्ट है बेटा 41, सबस्ट्रेट इज अटैच विद डैश ऑफ एंजाइम। सबस्ट्रेट जो है किसके साथ अटैच होता है, वेरी इंटरेस्टिंग MCQs बेटा। जब भी आ जाए एंजाइम, तो एंजाइम में हमारे पास याद रखना एक है एक्टिव साइट और एक है पैसिव साइट, एक्टिव साइट और दूसरा है एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट। अच्छा बेटा फिर एक्टिव साइट जो कि ये एक्टिव साइट जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है एक्टिव साइट, और एलोस्टेरिक साइट एक्टिव साइट के अलावा जो दूसरा हमारे पास क्या है बेटा पोर्शन है एंजाइम का, उसको हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट। फिर एक्टिव साइड में भी आपको बता दूं बेटा, फेडरल में भी जिक्र है कि एक्टिव साइड में आपने याद रखना है एक है बाइंडिंग साइट और एक है कैटालिटिक साइट। तो याद रखना फिर सबस्ट्रेट अटैचमेंट यहां पे होती है और बेटा फिर वो जो रिएक्शन होता है वो यहां पे होता है। तो बेटा अब एक्टिव साइट यहां पे हमारे पास अगर जिक्र है तो बेटा एक्टिव साइट तो जिक्र नहीं है, तो बाइंडिंग साइट यहाँ पे ऑप्शन A करेक्ट होगा, बाइंडिंग साइट। अगर एक्टिव साइट होता फिर भी, लेकिन एक्टिव साइट में फिर कॉमन जो है वो बाइंडिंग साइट। कैटालिटिक साइट पे क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन होता है। डन। नेक्स्ट है बेटा 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रेप्सिन। ओके ट्रेप्सिन के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, तो बेटा जब भी आ जाए ट्रेप्सिन तो बस आपको तैयार में बहुत से पॉइंट दे दूँ। ट्रेप्सिन अगर आ जाए बेटा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, प्रोटीएज है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन करता है। और जब प्रोटीएज है तो ये हमारे पास आता है हाइड्रोलेज ग्रुप में। सही, फेडरल में जिक्र है इसका। एंजाइम है, प्रोटीएज है और हाइड्रोलेज ग्रुप में ये कंसिडर होगा। और यहाँ कहाँ पे मौजूद है, पेनक्रियाटिक जूस में मौजूद है। कहाँ से सिक्रीट होता है,
एसिनार सेल से सिक्रीट होता है। स्पेशल इसके लिए बता दूं क्या, तो बेटा ये है वो एंजाइम जो कि बेसिक पीएच हाई पीएच पर भी काम करता है। सही है, बेसिक पीएच पर भी ये जो है वो काम कर सकता है। अच्छा बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ट्रिप्सिन एंजाइम है, प्रोटीएज है, हाइड्रोलाइटिक और पेनक्रियाटिक। तो कौन सा, अच्छा, और ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में, या इसको हम कहते हैं कि जाइमोजिन फॉर्म में सिक्रीट। जाइमोजिन इनएक्टिव जो एंजाइम होता है उसको हम क्या कह रहे हैं, जाइमोजिन। और अच्छा, इसको अब एक्टिवेट करने के लिए कौन आता है, तो एक्टिवेटेड बाय कौन करता है इसको एक्टिवेट, तो बेटा ये इसके लिए एक्टिवेट एंटीरोकाइनेज एक एंजाइम है, वो इसको एक्टिवेट करता है। कहां से आता है ये एंटीरोकाइनेज, इंटेस्टाइन से आता है। डन। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, एक्टिवेटेड बाय HCl, दिस इज एक्टिवेटेड बाय एंटीरोकाइनेज। HCl से कौन एक्टिवेट होता है, वो पेप्सिन होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 43, अबो और बिलो विच द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज इज कॉल्ड डैश। तो बेटा आपने टर्म नाम सुना होगा ऑप्टिमम, तो एक है ऑप्टिमम पीएच और एक है ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो बेटा ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच दोनों वो टर्म्स है जो कि हम यूज़ करते हैं कि इसके एबो और बिलो, अगर पीएच हम इसके एबो और बिलो जाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इस पर मैक्सिमम होगी। टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी एबो और बिलो जाएंगे तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑप्टिमम पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा बोथ ए एंड बी। एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू व्हाट, टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन बोथ एंड बी। 44 है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हैव नो इफेक्ट ऑन डैश। वेरी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का किस पर इफेक्ट नहीं होता, तो सबस्ट्रेट के मुकाबले में कौन आता है, कौन सा इनहिबिटर आता है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर आता है। तो मींस कम्पिटिटिव इनहिबिटर को भगाने के लिए आपने लाना होगा ज्यादा मिकदार में, किसको, सबस्ट्रेट को। तो इट्स मीन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो कि मुकाबले में मैदान में आया है किससे लड़ने, सबस्ट्रेट। और दोनों का रोल जो है वो कहां पे है, एक्टिव साइट पे है। तो इन कम्पिटिटिव इनहिबिटर को भगाने के लिए कौन आएगा बेटा, यहां पे हम ला सकते हैं कौन सा बेटा, वो सबस्ट्रेट ला सकते हैं। सही। अच्छा बेटा, तो अगर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कम्पिटिटिव से तो ये मुस्तस्ना है, मतलब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ने तो इसकी जगह नहीं घेरी होती, तो इसीलिए नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का कोई रोल इफेक्ट नहीं होता। हाँ, दूसरा जो मैं बात करूंगा कि एंजाइम कंसंट्रेशन और एंजाइम जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इन दोनों का इफेक्ट होगा एंजाइम एक्टिविटी पर। तो हाँ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का जो हमारे पास इफेक्ट होता है किस पर, कम्पिटिटिव इनहिबिटर पर, और दूसरा एंजाइम एक्टिविटी पर। तो एंजाइम एक्टिविटी और दूसरा जो हमारे पास है सबस्ट्रेट कम्पिटिटिव इनहिबिटर और एंजाइम एक्टिविटी, इन दोनों पर हमारे पास क्या होता है, इफेक्ट होता है किसका, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का। किस पर नहीं होता, तो बेटा वो नहीं होता तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर पर नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज 45, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हाइड्रोलेज। तो अभी आज से पहले बता भी चुका हूँ, हाइड्रोलेज जब आ जाए, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, PPE फास्फेटेज, पेप्टाइडेज और ईस्टरेज, ये तमाम के हमारे पास क्या है, हाइड्रोलेज है। तो ऑप्शन ए आएगा, दैट इज पेप्सिन। बाकी लाइगेज, ये हमारे पास फर्दर एक ग्रुप है डी कार्बोक्सिलेज, वो हमारे पास आता है किस में, डी कार्बोक्सिलेज इन एग्जांपल ऑफ लाइगेजेस। अच्छा 46 है, होलो एंजाइम इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश। तो बेटा जब आ जाए होलो एंजाइम, तो होलो एंजाइम किस में आते हैं, लफ्ज होलो एंजाइम आपने याद रखना है। तो बेटा होलो एंजाइम में हमारे पास होता है प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम जिसको हम कहते हैं एपो एंजाइम, और दूसरा हमारे पास इसमें हमारे पास कोफैक्टर होता है। तो कोफैक्टर और एपो एंजाइम को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। अब कोफैक्टर हमारे पास दो किस्म का हो सकते हैं, प्रोस्टेटिक ग्रुप
और तीसरा हमारे पास दूसरा जो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कोएंजाइम, सही। तो मीन्स अगर आ जाए होलो एंजाइम एपो एंजाइम प्लस प्रोस्टेट ग्रुप, ये भी सही है। अगर आ जाए होलो एंजाइम एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, ये भी सही है। अगर आ जाए होलो एंजाइम एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, वो भी सही है। तो इसमें अब अगर देखा जाए ए को एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, तो हाँ ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट रहेगा। दैट इज ऑप्शन ए। अच्छा बेटा 47th है हमारे पास एमसीक्यूज। पेप्को क्या करता है, पेप्को कैटालाइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, पेप्को कौन सा रिएक्शन कैटालाइज करता है, कौन सा रिएक्शन जो है वो हमारे पास ये कैटालाइज करता है। तो बेटा पेप्को जब आ जाए बेटा, ये हमारे पास कौन सा एंजाइम है, फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। एक आएगा रोबेस्को, तो रोबेस्को हमारे पास, और पेप्को के बारे में बताऊं बेटा, रोबेस्को कार्बोक्सिलेज भी है, रोबेस्को कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमारे पास जो है अगर कंसंट्रेशन हो तो उसको मिलाता है RUBP के साथ, राइबोलोज बिसफॉस्फेट अगर नहीं हो तो फिर ऑक्सीजन पर भी गुजारा कर लेता है, उसको लेकर फिर फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट कर लेता है। लेकिन पेप्को ये जो है सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो सही काम करेगा, नहीं तो किसी और को अपना दोस्त नहीं बनाएगा। इसके दो दोस्त है, एक है CO2 और एक है ऑक्सीजन। इसका सिर्फ एक ही है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करता है, CO2 के साथ रिएक्शन करता है। अच्छा पेप्को हमारे पास कहाँ पे मौजूद होता है, C4 प्लांट में। ये कहाँ पे मौजूद होता है, C3 में भी होता है और ये C4 में भी मौजूद होता है। अच्छा पेप्को क्या करता है, PP इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर क्या बनाता है, ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला बनता है, इसीलिए वजह से इसको हम क्या कहते हैं, C4 साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा हमारे पास ऑप्शन दैट इज डी ऑप्शन, PP प्लस CO2, और वो ऑप्शन कौन सा है, डी। अच्छा रोबेस्को के बारे में एक और आपको बता दूं, मैंने कहा ये C3 में भी है और C4 में भी मौजूद है। C3 में हमारे पास ये मीजोफिल सेल में होगा और C4 में ये बंडल शीट में मौजूद होगा। डन। तो दिस इज ऑल अबाउट पेप्को एंड रोबेस्को। ओके नेक्स्ट है हमारे पास MCQs बेटा, दैट इज 48। NADH2 produced during anaerobic glycolysis generates dash ATP। बेटा जब भी अगर देखा जाए ग्लाइकोलिसिस को, ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस एक है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एक है एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। तो एरोबिक और एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस जो कि सिंपल हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है, और यहाँ पे हमारे पास और यहाँ पे, सही है बेटा। तो दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पायरोइक एसिड बन जाता है, यहाँ पे पायरोइक एसिड भी बन जाता है, लेकिन फर्दर फिर हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं, या तो अल्कोहल बनेगा और या जो है हमारे पास लैक्टिक एसिड बनेगा। ये 2 स्टेप्स होंगे, सही है। अच्छा बेटा अब यहाँ पे तो फर्दर फिर आगे चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और वो सारा होता है। अब यहाँ पे भी हमारे पास है, दोनों में ATP भी बनता है और NADH2 भी बनता है। डन। अच्छा ये NADH2 अगर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए तो ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर वहाँ पे इससे क्या बनते हैं, ATP बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे ये NADH2 अगर पैदा हो जाए तो इससे क्या बनेगा, तो बेटा याद रखना यही NADH2 यहाँ पे यूज हो जाता है, और इससे हमारे पास यहाँ पे जब यूज होगा तो पायरोइक एसिड से हमारे पास अल्कोहल या लैक्टिक एसिड जो है वो फर्दर इस स्टेप में हमारे पास NADH2 यूज होता है। ये वहां पे जाकर क्या नहीं करता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं करता, बल्कि क्या ये यहाँ पे यूज हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोबारा रिसाइकल को करने के लिए किसको, NAD को। अगर NAD यहाँ पे नहीं होगा तो दोबारा एनाएरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगा। तो बेटा क्या होता है उसके साथ, कितने ATP, तो ATP प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 2, 3, 2 और 3 है, बल्कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, दैट इज नन। ओके नेक्स्ट है बेटा 49। टोटल डैश ATP आर प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन फ्रॉम कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो बेटा ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास जो ATP बनता है, एक है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, एक ऑक्सीडेटिव लेवल फास्फोराइलेशन।
तो बेटा अब अगर देखा जाए सबस्ट्रेट ऑक्सीडेटिव लेवल फास्फोराइलेशन वो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ग्लाइकालिसिस और क्रिप्स साइकिल में होता है। तो ग्लाइकालिसिस में टोटल 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से प्रोड्यूस हो जाते हैं और क्रिप्स साइकिल 2 मरतबा हो जाता है और एक क्रिप्स साइकिल में एक होता है तो 2 में फिर हमारे पास है, चूंकि यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का है तो हम 2 क्रिप्स साइकिल जो है वो कंसीडर करेंगे तो 2 ATP हो गए। तो टोटल जो पैदा होते हैं वो कितने 6 ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डेट इज 6। 50th MCQ है विच ऑफ द प्रोसेस नॉट अकर इनसाइड द सेल। तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल सेल के अंदर होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस में होता है, तो वायरस तो सेल नहीं है, लेकिन वायरस कहाँ पे करता है, सेल ही में तो करता है, तो इसीलिए ये भी हमारे पास सेल में होता है। सी जो है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन भी सेल ही में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का दूसरा स्टेप है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन। इनमें से कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि सेल में नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs 51 विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल। अच्छा बेटा माइक्रोपाइल क्या होता है, लेट सपोज ये मैं उठा लूँ बेटा क्या फीमेल फ्लावर जो पार्ट है और ये है हमारे पास क्या, ये है ओवरी, सही है बेटा, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। ओवरी में यहाँ पे हमारे पास एक पोर होता है जिसके ज़रिए यहाँ पे पोलन ट्यूब, लेट सपोज ये सारा जो है स्टेमन और ये कार्पल है, क्या है कार्पल, ये स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी है, सही है। अच्छा यहाँ पे जब पोलन ट्यूब बन जाता है तो ये इस माइक्रोपाइल के ज़रिए यहाँ पे स्पर्म्स आते हैं, सही है यहाँ पे। अच्छा बेटा अब यहाँ पे अगर देखा जाए इसमें तो बेटा यहाँ पे हमारे पास 3 सेल्स होते हैं, 1 2 3, सही है। और यहाँ पे भी हमारे पास 3 सेल्स होते हैं जिसमें से एक दुल्हन है, तो दुल्हन को मैं इस तरह ये, और यहाँ पे 2 सेल्स इस तरह, सही है, 2 न्यूक्लियस। तो बेटा अब यहाँ पे ये जो 3 सेल्स है 1 2 3, तो अगर आ जाए इसमें MCQ हाउ मेनी सेल्स है तो आपने कहने 3 सेल है, इसको हम क्या कह रहे हैं एंटीपोडल सेल, और ये इसके अपोजिट साइड माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, एंटीपोडल सेल होगा। ये जो 2 सेल्स है इसको हम साइनर्जेट सेल कहते हैं, ये माइक्रोपाइल के साथ, और ये तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, सही। तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है, डिप्लाइड होता है, सही। और ये जो दरमियान में दुल्हन है ये क्या है, एग या ओवम है, सही। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डेट इज एंटीपोडल सेल। 52 है रेमेंटा ब्राउन स्केल्स आर प्रेजेंट इन डैश। तो बेटा जब स्केल्स की बात आ जाए ब्राउन स्केल तो ये हमारे पास एडियंटम में होते हैं। एडियंटम किसकी एग्जांपल है, फर्न्स की एग्जांपल है। और याद रखना इसके जो स्टेम है और दूसरा जो पेटियोल है इस पर ब्राउन स्केल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रेमेंटा कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, दैट इज अ रेमेंटा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास MCQs 53 द कोन्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर डैश। जिम्नोस्पर्म्स के जो कोन्स है वो क्या है, तो बेटा जिम्नोस्पर्म्स अगर आ जाए जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है, लेट सपोज ये हमारे पास जिम्नोस्पर्म का प्लांट, सही। तो जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट है उसमें हमारे पास मेल कोन भी मौजूद होते हैं और फीमेल कोन दोनों मौजूद होते हैं। तो अब प्लांट को अगर देखा जाए तो वो हर्माफ्रोडाइट है, कौन सा बेटा, मोनीशियस है, सही। हर्माफ्रोडाइट या मोनीशियस, इसमें दोनों सेक्स मौजूद है, सही है। लेकिन कोन्स की जब बात की जाए तो कोन्स हमारे पास दोनों कोन्स में एक नहीं होता, अलग अलग। तो ये हमारे पास यूनिसेक्चुअल है, इसको हम बाईसेक्चुअल भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, यूनिसेक्चुअल या नॉन हर्माफ्रोडाइट, या इसको हम डायूशियस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा, ए, डेट इज ऑप्शन यूनिसेक्चुअल। तो कौन सा हमारे पास जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेक्चुअल होते हैं जिम्नोस्पर्म के। अच्छा 54 MCQs है बेटा, एमंग द फॉलोइंग विच है बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकाट। तो मोनोकाट और डाइकाट के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊं तो यहाँ पे ऑप्शन सी को अगर देख ले बेटा, ए ऑप्शन है टेप रूट, हाँ टेप रूट ये डाइकाट की है। पैरेलल एलिमिनेशन, हाँ ये मोनोकाट के हैं लेकिन दोनों की बात हो रही तो इसलिए ऑप्शन नहीं। बी ऑप्शन है ट्राइमेरस फ्लावर, तो हाँ ट्राइमेरस फ्लावर जो है वो मोनोकाट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। किडनी शेप स्टोमेटा नहीं, स्टोमेटा किडनी शेप नहीं होते, डम्बल शेप होते हैं, तो ये भी नहीं। सी ऑप्शन को अगर देखें पैरेलल एलिमिनेशन, तो मोनोकाट में पैरेलल एलिमिनेशन होती है, हाँ
और दूसरा स्टोमेटा जो होता है तो वो डम्बल शेप होता है, डम्बल, सही। तो बेटा ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, मोनोकाट के। डाइकाट में अगर देखो तो यहाँ पे हमारे पास जो वेनेशन होता है लीफ में वो पैरेलल नहीं होता, वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, सही है। और इसमें हमारे पास जो गार्ड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, किडनी शेप होते हैं। कौन से बेटा, किडनी शेप। तो बेटा डम्बल शेप गॉड सेल्स किस में, मोनोकाट में। किडनी शेप गॉड सेल किस में, डाइकाट में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दैट इज पैरेलल वेनेशन इन लीफ एंड डम्बल स्टोमेटा। 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जाइलम सेल। तो बेटा जब भी आ जाए जाइलम सेल तो बस जाइलम सेल दो ही आपने नाम याद रखने हैं, जाइलम सेल्स। तो एक वेसल एलिमेंट, वेसल एलिमेंट, और दूसरा जो आपने नाम याद रखना है बेटा कौन सा, तो वेसल एलिमेंट, और दूसरा ट्रेकीट सेल्स या ट्रेकाइट सेल्स। तो ये दोनों क्या है, जाइलम सेल है। और कंपेनियन सेल और दूसरा जो सी ट्यूब है वो फ्लोएम सेल्स है। ओके बेटा 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टेरिडियोफाइट। टेरिडियोफाइट कौन है, तो बेटा इसमें एक है लेवरवुड, लेवरवुड्स। लेवरवुड्स किस में आता है, ये बेटा ब्रायोफाइट्स में आता है, ब्रायोफाइट्स में आता है। दूसरा हमारे पास आता है बेटा हमारे पास एडियंटम, एडियंटम, और एडियंटम किस में आता है, फर्न्स में आता है। और फर्न्स हाँ ये लोअर वास्कुलर प्लांट है, और लोअर वास्कुलर प्लांट को हम दूसरा नाम भी देते हैं टेरिडियोफाइट्स भी इसको हम कहते हैं। अच्छा तीसरा है बेटा फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया हमारे पास मोसिस में आते हैं, और मोसिस किसकी एग्जांपल है, ब्रायोफाइट्स की एग्जांपल है। तो और डी है हमारे पास पाइनस, और पाइनस हमारे पास किस में आता है, वो हमारे पास आता है जिम्नोस्पर्म में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, डेट इज एडियंटम। 57 है, ऑल आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म एक्सेप्ट। तो बेटा इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एंजियोस्पर्म का है, सही है, बाकी नहीं है। तो ए ऑप्शन डबल फर्टिलाइजेशन, ये एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट नहीं, ये फ्लावरिंग है। सी है नॉन वास्कुलर प्लांट, नॉन वास्कुलर नहीं, वास्कुलर प्लांट है। सीडलेस नहीं है बल्कि दे कंटेन सीड। तो ऑप्शन बी सी एंड डी ये नहीं है कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ एक है, वो कौन सा है, डबल फर्टिलाइजेशन। सो डबल फर्टिलाइजेशन इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 58, which of the following plant need both land and water to complete their life cycle। तो बेटा इससे कौन से प्लांट है, तो उसको हम कहते हैं बेटा ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में आ जाए तो बेटा अगर आ जाए कि एनिमल में एम्फीबियन, उसमें भी जो कि लैंड और वाटर एनवायरनमेंट दोनों में रहते हैं। प्लांट एम्फीबियन कौन है, तो बेटा एम्फीबियस प्लांट जो है वो हमारे पास ब्रायोफाइट है उसको नाम, क्योंकि इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए लैंड और वाटर दोनों की जरूरत होती है। ब्रायोफाइट आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट, दे आर आल्सो कॉल्ड बेटा एम्ब्रियोफाइट, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो बी बनता है, एम्ब्रियोफाइट्स बी इसको हम कहते हैं। एंड दे आर कंसिडर्ड द फर्स्ट प्लांट विच माइग्रेट फ्रॉम वाटर टू द लैंड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ब्रायोफाइट। अच्छा बेटा 59th एमसीक्यू है, ऑन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलेजेनेला। बेटा ए बी सी और डी, ए है लिग्यूल, बी है राइजोफोर, सी है स्ट्रोबिलाई, डी है हेट्रोस्पोरी। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक है सेलेजेनेला के। सेलेजेनेला किस में आता है, लाइकोप्सिडा में आता है। और लाइकोप्सिडा किस में आता है, ये लोअर वास्कुलर प्लांट टेरिडियोफाइट्स में आता है। लोअर वास्कुलर प्लांट किस में आता है, ट्रिक्योफाइट्स में आते हैं। तो अब ये तीन चार के चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, सेलेजेनेला के। लेकिन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो हेट्रोस्पोरी है, दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर सेलेजेनेला, क्योंकि इसमें हेट्रोस्पोरी हुआ और हेट्रोस्पोरी की वजह से फिर हमारे पास मेल और फीमेल गेमीट्स बने, सही है, जिसमें सीड्स डेवलप हुआ, सही है। और फिर इसी के बाद आगे हमारे पास नए जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वो भी डेवलप हो गए। अच्छा 60th एमसीक्यू है, विच क्लास हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। तो बेटा अब यहाँ पे आपको बता दूँ लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल। तो बेटा जब आ जाए लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट क्लास की बात हो रही है। तो लार्जेस्ट क्लास हमारे पास अगर हो वर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेट में आपने नाम लेना है इंसेक्ट। और अगर हो इनवर्टिब्रेट, अगर इनवर्टिब्रेट हो तो वो इंसेक्ट, और अगर वर्टिब्रेट हो तो वो हमारे पास फिश होगा। अब यहाँ पे क्लास की बात हो रही है। अगर फाइलम की बात हो, लार्जेस्ट फाइलम, तो फिर आपने नाम देना है आर्थ्रोपोडा,
आर्थ्रोपोड्स, सही है। तो यहाँ पे क्लास की बात हो रही है इसीलिए हमारे पास आर्थ्रोपोड नहीं आएगा, ऑप्शन सी आएगा, दैट इज इंसेक्ट। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज करेक्ट। तो बेटा इसमें कौन सा कम्बिनेशन हमारे पास करेक्ट है, तो देख लेते हैं बेटा। ए है हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेटीहेलमिन्थस, और इसके साथ लिखा है बेटा राउंडवॉर्म, सही। अच्छा बेटा दूसरा है बी हमारे पास एस्केलिमेंथस, सही, और इसके साथ लिखा है बेटा रिंगवॉर्म, सही। अच्छा तीसरा है ऑप्शन बेटा एनालिड्स, और इसके साथ लिखा है बेटा एनालिड्स के साथ फ्लैटवॉर्म, और लास्ट वन है बेटा हीमिकार्डेट, हीमिकार्डेट, और इसके साथ लिखा है एक्रोनवॉर्म। तो बेटा इसके लिए सिंपल मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप मेरे चैनल पे और उसको भी दे सकते हैं, एनीमिलिया की कि ये वार्म अलग किस्सा क्या है। लेकिन यहाँ पे शार्ट आपको बता दूँ, ये राउंड वार्म जो है प्लेटीहेलमिन्थस में नहीं आता, ये स्केलिमेंथस को हम राउंड वार्म भी कहते हैं। रिंग वार्म तो है ही नहीं कोई वार्म, ये फंगल डिजीज़ है। फ्लैट वार्म जो है ये किस में आता है, प्लेटीहेलमिन्थस में, तो ये भी नहीं। हाँ हीमिकार्डेट को अगर देखा जाए तो इसमें एग्जांपल है क्रोन वार्म, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा डी ऑप्शन। अच्छा 62 है ओबेलिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश। अच्छा बेटा ओबेलिया क्या है, तो बेटा जब भी ओबेलिया आ जाए तो याद रखना ये सैलेंट्रेट में आता है। अच्छा सैलेंट्रेट में अगर आता है तो इसके लिए याद रखना ये सेसाइल है, मोशन नहीं कर सकते। अच्छा दूसरा बेटा, और सैलेंट्रेट में हमको पता है मेटाजेनेसिस भी होता है, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस क्या होता है, जिसको हम प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और इसमें पॉलीमार्फिज्म भी होता है, पॉलीमार्फिज्म। पॉलीमार्फिज्म क्या होता है बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिंगल स्पीशीज इन मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सैलेंट्रेट के और फिर ओबेलिया के। तो 62 ऑप्शन 62 में हमारे पास डी करेक्ट होगा, दैट इज ऑल। 63 है रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन डैश। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म, इसको इस तरह भी काटे तो दो बराबर हिस्सों में, इसको इससे भी अगर काटे तो दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, इसको इस तरह भी काटे तो दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम मल्टीप्लेन पर दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं। और रेडियल सिमेट्रिकल किस में है, तो ट्रू रेडियल सिमेट्रिकल हमारे पास सैलेंट्रेट है, सैलेंट्रेट है। और दूसरा जो रेडियल सिमेट्रिकल ये एकाइनोडर्म में भी आता है, एकाइनोडर्म। तो बेटा एकाइनोडर्म में स्पेशल आपको बताओ, इट इज द ओनली ऑर्गेनिज्म जिसमें रेडियल सिमेट्रिकल फेज भी आता है, बायलैटरल भी। रेडियल जो इसका सिमेट्रिकल फेज होता है वो कौन सा होता है, एडल होता है। बायलैटरल सिमेट्रिकल जो फेज उसका होता है वो क्या होता है, लार्वा होता है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा बेटा, सैलेंट्रेट एंड एकाइनोडर्म दोनों में ये फाउंड होता है, सही। अच्छा बेटा नेक्स्ट है 64 प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड थ्रू आउट द लाइफ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश। जब भी आ जाए बेटा आपके पास क्या कि कार्डेट किसे कहते हैं, तो तीन बातें आपने याद रखनी है। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकार्ड होता है, वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिसमें सेंट्रल हालो नर्वस सिस्टम होता है, वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिसमें गिल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्डेट कहते हैं। अब ये जो नोटोकार्ड होता है बाद में ये रिमेन थ्रू आउट द लाइफ होता है, और बाद में ये क्या होता है, ये इस नोटोकार्ड से वर्टिब्रल कॉलम बनता है। तो वो कौन से है, तो बेटा वो है सेफेलोकार्डेट, सेफेलोकार्डेट। और सेफेलोकार्डेट आर आल्सो कॉल्ड सीलेंसिलेट, इसको हम सीलेंसिलेट भी कहते हैं। और ये वो है जिसमें नोटोकार्ड रिमेन रहता है थ्रू आउट द लाइफ। तो ये हमारे पास सी करेक्ट होगा। 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मिमेलियन करेक्टर ओनली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मिमेलियन करेक्टर। तो मिमेलियन है प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, हाँ ये करेक्टर है, लेकिन सिर्फ मिमेलियन नहीं है, ये तमाम कार्डेट का करेक्टर है। प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, हाँ ये मिमेलियन करेक्टर, लेकिन नट मिमेलियन तमाम वर्टिब्रेट में है। अच्छा बी जो ऑप्शन है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व आर द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट मैमल्स। तो ये बेटा हमारे पास 12 पेयर जो है वो हमारे पास क्या है बेटा, ये दिस इज़ द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेटा जो मैं हंस रहा हूँ ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, और वो कह रहे कि सर आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है तो इस वजह से, लेकिन चूंकि मैं बच्चों को बहुत सी चीज़ें आपको इसमें जो है वो देना चाहता हूँ, तो डेट्स वाई यू डोंट व्हाट डिस्टर्ब मी अबाउट डेट। खैर है वो तमाम चीज़ें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास MCQ 66 विच ऑफ द फॉलोइंग कार्निवोरस प्लांट शो पिटफॉल ट्रैप।
बेटा कार्निवोरस प्लांट के बारे में ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा कार्निवोरस प्लांट एक एक्टिव ट्रैपर है और एक पैसिव ट्रैपर है। तो बेटा एक्टिव ट्रैपर की एग्जांपल क्या है, तो वो है हमारे पास एडहेसिव ट्रैप, एडहेसिव ट्रैप सही है। और पैसिव ट्रैप की एग्जांपल क्या है, तो वो है हमारे पास पिटफॉल ट्रैप। अच्छा फिर आपने याद रखना है इसके एग्जांपल, तो एडहेसिव ट्रैप के एग्जांपल जो बी है ऑप्शन हमारे पास ड्रॉसेरा और सी जो ऑप्शन है बटरवुड, ये दोनों एग्जांपल है हमारे पास किसके, एक्टिव ट्रैप के। और पैसिव ट्रैप के एग्जांपल हमारे पास है डार्लिंग, डार्लिंग टोनिया, डार्लिंग टोनिया। और दूसरा जो है हमारे पास सेरिसेना। तो वो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या है, अगर आ जाए तो ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, सेरिसिनिया एंड डार्लिंगटोनिया, बोथ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी एग्जांपल ऑफ व्हाट, पैसिव ट्रैपर। तो यहाँ पे हमारे पास डार्लिंगटोनिया जो कि ए ऑप्शन है। 67 गार्ड सेल्स हैव डैश। तो बेटा गार्ड सेल जब आ जाए तो आपने याद रखना दे हैव क्लोरोप्लास्ट एंड दे हैव अ सिंगल न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएटेड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए एंड सी जो कि ऑप्शन डी है। अच्छा 68 है विच वन इज द नॉन लिविंग पाथवे फॉर प्लांट ट्रांसपोर्ट, फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो बेटा ओनली जो नॉन लिविंग पाथवे है प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए वो है एपोप्लास्ट है। ये जो बी है ये कोई पाथवे नहीं है। सी सेम्प्लास्ट और विक्यूलर पाथवे या ट्रांससेल्युलर पाथवे। तो ये तीनों जो मैंने जिक्र किए हैं ट्रांससेल्युलर, सेम्प्लास्ट, ये लिविंग पाथवे है। तो जो नॉन लिविंग है वो एपोप्लास्ट है। 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो ए है सनकिस्टोमेटा, ए सनकिस्टोमेटा, बी फिजियोलॉजिकल ड्राउट, फेस फिजियोलॉजिकल ड्राउट, सी थिक क्यूटिकल कवर। तो ए एंड सी जो ऑप्शन है हमारे पास सनकिस्टोमेटा एंड थिक क्यूटिकल कवर, ये जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन सा नहीं है, फिजियोलॉजिकल ड्राउट। तो फिजियोलॉजिकल ड्राउट कौन फेस करते हैं, वो फेस करते हैं हेलोफाइट जो कि ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी एक्सेप्शनल है। 70 है विद सर्कुलेशन द हार्ट प्रोवाइड योर बॉडी विद डैश। तो हार्ट क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन बी प्रोवाइड करता है सर्कुलेशन की वजह से। मतलब हार्ट जब पंपिंग करता है तो ये किसके लिए, कि ऑक्सीजन तमाम बॉडी में सर्कुलेट हो जाए। कहाँ से लेकर आया है, लंग से। न्यूट्रन कहाँ से, इंटेस्टाइन से। फिर हार्ट को हवाले करके ब्लड, ये ब्लड जो है हमारे पास जो हार्ट होता है उसको पंप करके इसी न्यूट्रन को तमाम बॉडी में क्या कर देता है, बेच कर देता है। और इसी तरह गेट रिड ऑफ वेस्ट। तो ये तीनों जो है सर्कुलेशन की वजह से होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा ऑल। 71 है विच ऑर्गन रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अगर आज ये वेस्ट प्रोड्यूस कहां पे होता है, तो लिवर में। अच्छा रिमूव कहां से होता है, तो किडनी ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास होगा, दैट इज किडनी। 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वेंट्रिकल। ओके बेटा जब आरिकल और वेंट्रिकल आ जाए तो इसमें आपने फर्क पहचानना है आरिकल एंड वेंट्रिकल में। बेटा आरिकल एंड वेंट्रिकल, अपर जो हमारे पास हार्ट के पार्ट्स होते हैं वो आरिकल है, लोअर जो पार्ट्स होते हैं वो वेंट्रिकल्स है, सही है। अच्छा बेटा दूसरा आपको बता दूं, ये जो हमारे पास होते हैं ये स्मॉल्स होते हैं और ये थिन वॉल होते हैं, और ये जो हमारे पास होते हैं ये लार्ज होते हैं और थिक वॉल होते हैं, सही। अच्छा ये जो करते हैं दे रिसीव द ब्लड फ्रॉम द बॉडी और दे डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू द बॉडी। तो यहाँ पे अब कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू द बॉडी कौन करते हैं, वेंट्रिकल। बाकी ऑप्शन जो दिए हैं ये आरिकल के दिए हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट है हमारे पास 73 लब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ डेस। तो बेटा साउंड ऑफ हार्ट को अगर देखा जाए तो एक है लब, लब किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ये एवी वाल की क्लोजर की वजह से। और डब किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ये हमारे पास एसएल वाल की क्लोजिंग की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एवी वाल। अच्छा 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनलेट वाल ऑफ हार्ट। तो बेटा एवी जो वाल है इसको हम इनलेट वाल कहते हैं और एसएल जो वाल है उसको हम आउटलेट वाल भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये हमारे पास एवी वाल करेक्ट होगा, दैट इज सी। 75 है ब्लड फ्रॉम
फ्रॉम गाल ब्लेडर इज कलेक्टेड बाय डैश। तो बेटा एक है हेपेटिक वेन, नहीं हेपेटिक वेन कलेक्ट करता है कहां से, लिवर से। एक है सिस्टिक वेन, तो हाँ सिस्टिक वेन जो है वो कलेक्ट करता है कहां से, गाल ब्लेडर से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सी ऑप्शन है रीनल वेन, रीनल वेन कलेक्ट करेगा कहां से, किडनी से। डी पल्मोनरी वेन, वो लाता है बैक ब्लड कहां को, हार्ट की तरफ से। तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा डी। तो हाँ लंग, तो जो डी ऑप्शन है ये पल्मोनरी और ये लंग से कंसर्न है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 76 एनकेसी निष्ठा का चनचोर नेचर किलर सेल। तो बेटा ये कौन से सेल है, तो बेटा याद रखना ये हमारे पास WBCs है। WBCs में फिर कौन से है, लिम्फोसाइट्स में आते हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा, लिम्फोसाइट्स। 77 है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय। इससे पहले एमसीक्यूज में आपको फर्स्ट जो डिस्कस कर रहे थे IgG का, तो वहाँ पे डिस्कस किया था कि एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा बी सेल। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 78 है इम्यूनिटी प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड डैश इम्यूनिटी। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा। जब भी आ जाए इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी हमारे पास दो किस्म का है, एक है नेचुरल या इसको हम चलो इन्नेट इम्यूनिटी, नेचुरल भी कहते हैं या इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बेटा याद रखना बाय बर्थ जो मिले वो इन्नेट है, आफ्टर बर्थ जो मिले वो एक्वायर्ड है। डन। फिर एक्वायर्ड में भी हमारे पास दो है, एक है एक्टिव और एक है पैसिव। या एक्टिव को हम कहते हैं नेचुरल, यहाँ पे भी इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल, और इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल भी। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं बेटा, लेट सपोज पैथोजन आ जाए, पैथोजन, और पैथोजन के रिस्पांस में हमारी बॉडी खुद इम्यूनिटी प्रोड्यूस करे, तो ये एक्टिव या नेचुरल होगा। लेकिन अगर क्या हो बेटा, लेट सपोज मदर मिल्क से हमें तैयार मिले, तो वो क्या होगा बेटा, वो हमारे पास पैसिव या आर्टिफिशियल होगा। सही। तो यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी आएगा। 79 है डैश आर प्रोड्यूस अबंडेंट इन एन एलर्जी। तो एलर्जी में हमारे पास कौन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं अबंडेंटली, IgE। तो ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा, डेट इज बी। लास्ट MCQs है विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो बेटा माइक्रोफेजिस, एक है बेटा मैक्रोफेजिस और एक है माइक्रोफेजिस। तो बेटा माइक्रोफेजिस किसे कहते हैं, तो माइक्रोफेजिस असल में न्यूट्रोफिल क्या कहते हैं। तो न्यूट्रोफिल को हम क्या कहते हैं, माइक्रोफेजिस भी कहते हैं। तो माइक्रोफेज हो या मैक्रोफेज हो, वो क्या है बेटा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये CD4 वगैरह उसमें आते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।